यस क्लास, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आशा करता हूं कि आप सभी लोग एकदम ठीक होंगे। बेटा, हम लोग आज से हमारा जो जून अटेम्प्ट जुलाई 1 जुलाई को जो आपका पेपर है उस बैच के रिगार्डिंग शुरू से क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। जितना भी हम लोग बात कर रहे हैं कि जो सीए फाउंडेशन हमारे जो पेपर होंगे उन पेपर्स के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, सिलेबस कंटेंट क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग आज सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फाइनेंशियल एंड दी कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि आपका पेपर नंबर कौन सा है, 2। पहले तो सबसे पहले हम लोग इस सिलेबस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि जो ये न्यू सिलेबस अप्लाई हो रहा है और ये पहली बार ही इसके एग्जाम कौन से अटेम्प्ट के अंदर होंगे, जो हमारा जुलाई अटेम्प्ट है जिसका पेपर कौन सी डेट को है, 2 जुलाई को पेपर है। उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे, क्या क्या सिलेबस के अंदर कवर अप है और किन किन चीजों को एक्सक्लूड किया गया है, किन किन चीजों को एक्सक्लूड किया गया है और कौन सी नई चीजों को इंक्लूड किया गया है, ये सारा का सारा पहले हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को क्लियर करूं कि जो हमारी पेपर नंबर 2 रिलेट करता है किससे, फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग से। किससे रिलेट करता है, फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग से। पहले जो ओल्ड सिलेबस था 2016, फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी 80 मार्क्स की, कॉस्ट अकाउंटिंग थी 20 मार्क्स की। जब हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो नॉर्मल सी बात है उसकी हमें क्या होनी चाहिए, नॉलेज पूरी होनी चाहिए। किसकी, फाइनेंशियल तो पढ़ते हुए आए हैं, तो हमें किसकी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कॉस्ट अकाउंटिंग की। इसलिए फाउंडेशन के सिलेबस के अकाउंट्स के सिलेबस के अंदर किसको इंक्लूड किया गया, कॉस्ट अकाउंटिंग को इंक्लूड किया गया। अगर मैं ओल्ड सिलेबस की बात करूं तो ओल्ड सिलेबस में फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो हुआ करती थी 80 नंबर की और कॉस्ट अकाउंटिंग कितने नंबर की हुआ करती थी, 20 नंबर की। लेकिन जो सिलेबस 2022 अभी आया है इसके अंदर साफ बात क्या बोली गई है, चेंज किया गया है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग को तो हम लोग कितने नंबर का लेके जाएंगे, 70 मार्क्स का, और कॉस्ट अकाउंटिंग को हम लोग कितने मार्क्स का लेकर के चलेंगे, 30 नंबर का। जैसा कि आपका पूरा का पूरा पैटर्न क्या रहने वाला है, एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न रहने वाला है। तो एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न के अंदर 35 क्वेश्चन तो आपके होंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के और 15 क्वेश्चन आपके किसके होंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग के। ठीक। अब बात करते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टॉपिक्स कौन कौन से हम लोगों को पढ़ने हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग के टॉपिक हम लोगों को कौन कौन से पढ़ने हैं। तो इन्होंने 70 मार्क्स का जो ये पार्ट है इसको स्टडी नोट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। किसके अंदर डिवाइड कर रखा है, स्टडी नोट्स के अकॉर्डिंगली कर रखा है डिवाइड। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसको डिवाइड किया गया है 3 नोट्स के अंदर। कितने नोट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, 3 नोट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिलेबस को डिवाइड किया गया 3 नोट में, स्टडी नोट नंबर 1, स्टडी नोट नंबर 2 एंड तीसरा स्टडी नोट नंबर 3। स्टडी नोट नंबर 1 के अंदर इन्होंने बताया कि बेसिक अकाउंटिंग क्या होती है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये पूरा का पूरा डिटेल डिस्कशन। अब बेसिक ऑफ अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या आता है अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो अकाउंटिंग इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी है जो कॉमर्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स हैं। जनरल एंट्रीज आपने पढ़ी हैं पूरी की पूरी, इनके पूरे के पूरे प्रिंसिपल्स आप लोगों ने ढंग से पढ़े हैं।
इसके साथ साथ आप लोगों ने पढ़ा सब्सिडरी बुक्स, इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, इसके साथ साथ आप लोगों ने पढ़ा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और आप लोगों ने पढ़ा डेप्रीशिएशन। तो ये जो आप लोग 11th के अंदर अकाउंट्स पढ़ के आए हैं उसके शॉर्ट एंड स्वीट, साथ में हाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस एमसीक्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको इस पूरे सिलेबस के अंदर देखने को मिलेंगे। और ये हमारे सिलेबस में कितने परसेंट मार्क कैरी करती है? 30 मार्क्स। कितने मार्क्स केवल कैरी करती है? 30 मार्क्स। मतलब बेसिक ऑफ अकाउंटिंग आपके सिलेबस में ये सारे चैप्टर मिलाकर के कितने नंबर के आने वाले हैं? 30 मार्क्स के आके एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स के? 30 मार्क्स के। अगर मैं बात करूं स्टडी नोट नंबर 2, इन्होंने बोला अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन। क्या बोला गया? अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन। अब ये एकदम न्यू पार्ट आ गया आपका। कौन सा पार्ट आ गया? एकदम न्यू पार्ट आ गया। पहले तो बेसिक ऑफ अकाउंटिंग कितने नंबर का इन्होंने बोला? 30 का। तो जो अब स्पेशल ट्रांजैक्शन बोले गए हैं इसके अंदर 3 चैप्टर हैं जो कि आपके लिए एकदम न्यू है। ये पार्ट तो है केवल 15 नंबर का। कितने नंबर का पार्ट है? केवल 15 नंबर का पार्ट है। और इस 15 नंबर के अंदर आपको 3 चैप्टर दिए गए हैं। सबसे पहले दिया गया है जॉइंट वेंचर। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है? जॉइंट वेंचर। सेकंड नंबर पे आपको बताया गया है कंसाइनमेंट। और थर्ड नंबर पे आपको चैप्टर दिया गया है बिल ऑफ एक्सचेंज। सुनिएगा और समझिएगा। जॉइंट वेंचर ये होती तो एक तरीके की पार्टनरशिप है। ये होती तो एक तरीके की पार्टनरशिप है, लेकिन पार्टनरशिप के अंदर लिमिटेशन रहती है कि मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? 50 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते। और उनका टाइम पीरियड से रिलेटेड भी कुछ इशू रहता है कि लिमिटेड के लिए रहेगी या अनलिमिटेड के लिए रहेगी। लेकिन शॉर्ट फॉर्म में बिजनेस करना है, शॉर्ट ड्यूरेशन का, और आप लोगों को पार्टनर की रिक्वायरमेंट है 50 से ज्यादा, तो उस केस के अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलते हैं जॉइंट वेंचर। इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ पार्टनरशिप बट विथ सम मॉडिफिकेशन। कंसाइनमेंट, जब कभी कोई भी पर्सन अपना बिजनेस क्या करना चाहता है? इंक्रीज करना चाहता है, और वो चाहता है कि मैं अलग अलग ऑफिस ओपन ना करूं, मुझे अलग अलग जगह नहीं जाना, तो वो दूसरे प्लेसेस पे अपने एजेंट्स को अपॉइंट करते हैं। किसको अपॉइंट करते हैं? एजेंट्स को अपॉइंट करते हैं। और वो एजेंट क्या करते हैं? वो एजेंट सारे के सारे चीजों के कैलकुलेशंस कमीशन के बियाफ पे प्रोडक्ट की सेल करते हैं और हमारी सेल को इंक्रीज करने का कार्यक्रम करते हैं, कार्य करते हैं। तो उस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को और जो रिलेशन होता है, जो अकाउंटिंग होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंसाइनमेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज ये आप पहले से जानते हैं, ये भी आपने 11th में पढ़ा हुआ है, लेकिन यहां पे हमें पढ़ना पड़ेगा थोड़ा एडवांस लेवल। अगेन 11th का बेस है, बट पूरा का पूरा क्या है? एडवांस लेवल है। स्टडी नोट नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो स्टडी नोट नंबर 3 के अंदर इन्होंने बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर कितने मार्क्स का है? 25 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है? 25 मार्क्स का। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं भैया? जब नॉर्मल बुक कीपिंग की प्रोसेस पूरी हो जाती है तो फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन करने के लिए
हम लोगों को हमारी फर्म के क्या रेडी करने होते हैं, स्टेटमेंट रेडी करने होते हैं। क्या रेडी करने होते हैं? स्टेटमेंट रेडी करने होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं जिसे हम लोग? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो जब कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं तो हम लोगों को फाउंडेशन के अंदर केवल दो कंपनीज के, दो ऑर्गेनाइजेशन के, नॉट कंपनीज, केवल दो ऑर्गेनाइजेशन के स्टेटमेंट रेडी करने के लिए कहा गया है। और वो कौन कौन से हैं अगर मैं उनकी बात करूं तो सबसे पहले सोल प्रोप्राइटर, और दूसरा हम लोगों को रेडी करना है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। हम लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने हैं किसके? सोल प्रोप्राइटर के, और एक पढ़ने हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। तो अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करूं तो ये है हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पूरा सिलेबस, जो कि हम लोगों को डिटेल के अंदर पढ़ना है। बात क्लियर? अब अपन हमारी बुक के सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर क्या दे रखा है आपको? कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर आपने इस पार्ट को पढ़ लिया तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे इन कंपैरिजन ऑफ सब्जेक्ट्स। क्यों? बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ थ्योरी का कॉम्बिनेशन है और कुछ प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग कितने मार्क्स की है? 30 मार्क्स की। केवल एक ही स्टडी नोट है इसका, स्टडी नोट नंबर 4। स्टडी नोट नंबर 4 है। अब बेटा स्टडी नोट नंबर जो 4 है हमारा, ये इसके अंदर इन्होंने सबसे पहले तो आपको बताया कि आखिर कॉस्ट अकाउंटिंग होती क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक। साथ में इन्होंने आपको बताया है कि कॉस्ट आखिर कितने तरीके की होती है, और लास्ट के अंदर आप लोगों को बताया है कि कॉस्ट का कैलकुलेशन जब किया जाता है तो हम लोगों को क्या बतानी बनानी होती है? कॉस्ट शीट बनानी होती है। क्यों बनानी होती है? फॉर दी कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या बनानी होती है? कॉस्ट शीट बनानी होती है। मेरी बात क्लियर सभी को? सामने देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया दो पार्ट के अंदर डिवाइड है। ए पार्ट 70 मार्क्स का, बी पार्ट 30 मार्क्स का, और इनकी डिटेल भी आप लोगों को सिलेबस के अंदर दे रखी है। अकाउंटिंग बेसिक, अकाउंटिंग की जनरल, कैश बुक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रिसिएशन। स्पेशल ट्रांजैक्शन के अंदर मैंने आप लोगों को बोले केवल हमें कितने ट्रांजैक्शन से डील करना है? 3 तरीके के चैप्टर से डील करना है, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। फिर हम लोगों को बात करनी है फाइनल अकाउंट्स की। फाइनल अकाउंट्स में भी सोल प्रोप्राइटर के और दूसरे किसके? एनपीओ के। तो ये है हमारा पूरा का पूरा सिलेबस डिटेल के अंदर। यहां तक मेरी बात सभी को समझ में आ गई? जल्दी से बताएंगे सारे।
तो बेटा बेसिकली आज से हम लोग क्या करने वाले हैं, आज से हम लोग नई शुरुआत करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर के साथ। हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे नॉन गेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, और वी कैन से दैट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बात क्लियर? तो बेटा हम लोग आज से न्यू चैप्टर की स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग हमारा सिलेबस कहां से स्टार्ट करेंगे? हम लोग हमारा सिलेबस स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसकी बात करेंगे? अकाउंटिंग की। किसकी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी सिलेबस के बिहाफ पे एक बात बताई कि जो ये हमारी अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये कितने पार्ट के अंदर डिवाइड है? चैप्टर दो पार्ट के अंदर डिवाइड है। एक पार्ट तो सोल प्रोप्राइटर से डील करता है और दूसरा पार्ट किससे डील करता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से। तो बेटा हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे? हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड वाले पार्ट से, जिसका नाम क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, कैसे काम करता है, उसके बारे में पहले थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, सुनो। क्या होता है, काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन की जैसे ही बात आती है आपके मन में एक सवाल जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन लोग मिलकर के काम करते हैं, किस लिए काम करते हैं? प्रॉफिट के लिए। किसके लिए काम करते हैं? प्रॉफिट के लिए। एक अगर अकेला पर्सन काम कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। दो लोग मिलकर प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। दो से ज्यादा चाहिए, हम लोगों को बड़े एक्सटेंशन पे काम करना है, तो हम लोग किसका फॉर्मेशन कर देते हैं? कंपनी का फॉर्मेशन कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका मेन मोटिव लोगों को क्या प्रोवाइड करवाना होता है? सर्विस प्रोवाइड करवाना होता है। उनको मतलब नहीं है प्रॉफिट से। उन्हें केवल क्या चाहिए कि जो लोग हैं, चाहे वो ओल्ड पर्सन हो, चाहे वो विडो हो, चाहे वो अनाथ चाइल्ड हो, अनाथ चिल्ड्रन हो, तो इन तरीके के जितने भी लोग होते हैं, साथ में केवल इनके लिए नहीं, जो लोग पुअर होते हैं उनके पास मनी की रहती है प्रॉब्लम, तो काफी ऑर्गेनाइजेशन आगे आते हैं और इन लोगों को विदाउट प्रॉफिट प्रोडक्ट की कॉस्ट पे ही गुड्स की अवेलेबिलिटी करवाते हैं, या तो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाते हैं। अल्टीमेट मेरे कहने का मतलब क्या है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन और कुछ ऐसे पर्संस होते हैं जो कि पब्लिक को विदाउट प्रॉफिट उनकी सेवा में लगे रहते हैं, लोगों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उनका मेन मोटिव ही लोगों का क्या करना होता है? भला करना। मतलब लोगों को क्या करना होता है? सर्विसेज प्रोवाइड करने का होता है विदाउट मेकिंग एनी प्रॉफिट। तो इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। काफी सारे ऑर्फनेज चलते हैं, काफी सारे वृद्धा आश्रम चलते हैं, काफी सारे अनाथ आश्रम चलते हैं, काफी सारे स्पोर्ट्स क्लब भी चलते हैं। जो पुअर फैमिली से रिलेटेड जितने भी पर्संस होते हैं, अगर वो स्पोर्ट्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो उनको स्पोर्ट्स की कोचिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। उसके अलावा आपने एक फेमस एक्टर सलमान खान का नाम जरूर सुना होगा। सलमान खान एक चैन चलाते हैं जिसका नाम है बीइंग ह्यूमन। बीइंग ह्यूमन पे जितना भी पैसा आता है वो पूरा का पूरा पैसा खर्च किया जाता है। जितने भी चिल्ड्रंस को जितने भी चिल्ड्रन हैं, अगर उन्हें किसी भी तरीके का कैंसर है तो कैंसर के पेशेंट्स के लिए क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? जो भी खर्चा होता है वो खर्चा पूरा का पूरा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन उठाता है? बीइंग ह्यूमन। ऐसे ही एक फेमस क्रिकेटर है जिसका नाम है युवराज सिंह। वो भी क्या करते हैं?
जितने भी बच्चे जिनको कैंसर है उनकी पूरी की पूरी ट्रीटमेंट का खर्चा युवराज सिंह का एक एनजीओ बना हुआ है, वो उठाता है। आपने एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर का नाम जरूर सुना होगा, ग्लेन मैकग्रॉथ, रिटायरमेंट हो चुका है। उनकी वाइफ की डेथ हुई थी ड्यू टू कैंसर, ड्यू टू कैंसर। तो उन्होंने एक एनजीओ बनाया। क्यों बनाया? ताकि जितने भी कैंसर के पेशेंट्स हैं उन सभी का क्या किया जाए, उन सभी का क्या किया जाए, ट्रीटमेंट किया जाए। और इसके लिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने प्रपोजल दिया था पिंक बॉल क्रिकेट टेस्ट मैच। स्पेशली पिंक जो क्रिकेट बॉल होता है, पिंक बॉल से जो क्रिकेट मैच टेस्ट मैच खेला जाता है, उसकी चेन यहीं से स्टार्ट की गई थी। ओके, तो ये कुछ स्पोर्ट्स के एग्जांपल थे। कुछ स्कूल्स होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करते हैं, चाइल्ड को एडमिशन दिलवाते हैं और उन्हें पढ़ाते हैं। उसके अलावा कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी सर्विसेज क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे टेम्पल्स होते हैं, वो टेम्पल्स बहुत सारे अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम चलाते हैं। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर काउंट होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्या मेरी बात सभी को क्लियर? हम लोगों को करना क्या है, आखिर इन जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बताए मैंने, जितने भी आपको एग्जाम्पल दिए, इनके पास पैसा आता है। इन पैसे को अपन बोलते हैं इकोनॉमिक वैल्यू। चाहे ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं या फिर फ्री ऑफ एनी चार्ज, लेकिन अपनी कॉस्ट तो रिकवर करेंगे ना। ये जितना पैसा लगा, काफी तो वो भी रिकवर नहीं करते। लेकिन इनके पास पैसा कहां से आता है? इनके भी अलग अलग मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स क्या करते हैं, प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाते हैं, अपना एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्जेस देते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन क्या हो, चल सके। अलग अलग पर्संस की तरफ से क्या आते हैं, डोनेशंस आते हैं। उन डोनेशंस का हिसाब रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? चाहिए। इसके लिए हम लोगों को पढ़ने होते हैं अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आपने एस्कॉन टेम्पल का नाम सभी ने सुना है। ये एस्कॉन टेम्पल बाद में, इससे पहले ये एक एनजीओ चलाते हैं जो कि पूरे के पूरे राजस्थान के अंदर रात में कोई भी पर्सन भूखा ना सोए, उन सभी को ये क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड करवाते हैं। राजस्थान के अंदर ही जयपुर जिले में एक टेम्पल है, गोविंद देव जी टेम्पल, साथ में मोटी डूंगरी गणेश जी टेम्पल। इनकी तरफ से जो ये टेम्पल की ट्रस्ट बनी हुई है, ये पूरे राजस्थान के अंदर लोगों को फूड प्रोवाइड करवाते हैं कि रात में कोई भी पर्सन भूखा ना सोए। तो ये प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इनके पास भी तो कोई लेखा जोखा होना चाहिए ना चीजों का, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो इनकी अकाउंटिंग कैसे होती है, किस बियाफ पे होती है, वो हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ओके, बात क्लियर मेरी? चलिए अब मेरे साथ लिखना स्टार्ट करेंगे आप सभी। लिखिएगा। पहले तो अपन जानते हैं एनपीओ होता क्या है, तो इसके मीनिंग से बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनपीओ? लिखते साथ में चलिएगा। एनी ऑर्गेनाइजेशन which main objective to provide services to the to provide services to the public or goods without making any type of
profit for social welfare purpose that type of organization are known as non profit organization। अगर मैं इनके एग्जाम्पल्स के बारे में आप लोगों से बात करूं तो लिखेंगे गवर्नमेंट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट्स क्लब्स, एक्सेट्रा। अगर अपन इनके फीचर्स के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, फीचर्स के बारे में बात करें, तो सबसे पहला फीचर होता है प्रोवाइडिंग सोशल सर्विसेज। दूसरा फीचर है गुड्स और सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एट कॉस्ट। दे गेट, अब भैया इनको अपना अपना वर्क चलाना है, लोगों की सर्विस करनी है, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करनी है, लोगों की सर्विस नहीं करनी है, तो पैसा चाहिए। तो इनके पास पैसा रेगुलरली लोग क्या करते हैं, टाइम टू टाइम डोनेशन देते हैं। तो दे गेट टाइमली डोनेशन फ्रॉम वेरियस organization। Next, their main source of income subscription charges from their members। जितने भी ग्रुप के मेंबर होते हैं वो लोग ईयरली, हो सकता है क्वार्टरली, हो सकता है मंथली, क्या दें, मेंबरशिप चार्ज देते हैं। तभी इन लोगों का ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, वर्क कर पाता है। अगर ये चार्जेस इनको रिसीव ना हो तो ये वर्क भी नहीं कर सकते। बात क्लियर? ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन run runs by the
members itself after selecting one chairperson. जितने भी मेंबर होंगे आपस में मिलकर के एक पर्सन का सिलेक्शन करेंगे जो कि सारे के सारे डिसीजन लेगा। तो एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी रहती है कि अगर कोई पर्सन ये कहना चाहे कि इस काम को प्रॉपर वे में नहीं किया गया, दूसरा बोलता है नहीं किया गया, तो भैया काम तो प्रॉपर वे में हुआ। क्यों हुआ? उसका रीजन ही ये था क्योंकि जो मेंबर सेलेक्ट किए गए थे वो सारे के सारे मेंबर आपस में एक चेयर पर्सन को सेलेक्ट करने के बाद ही वर्क किया गया था। सभी ने लिख लिया ये चीजें? हाँ या ना? ऑनलाइन क्लास जल्दी से रिप्लाई दे दीजिए, जल्दी से। चलिए बेटा, ये तो हमने इनके बेस के बारे में पढ़ा। अब बेटा क्या होता है कि जितने भी एनजीओस हैं, जितने भी एनजीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को एनपीओ भी बोलते हैं और साथ में क्या बोलते हैं, एनजीओ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग के साथ साथ ये बुक्स भी बनाते हैं। तो काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, विच टाइप ऑफ बुक्स आर प्रिपेयर्ड बाय द एनजीओस और विच टाइप ऑफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द एनजीओस। तो एक छोटा सा कंफ्यूजन रहता है। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहले मैं आपके मॉड्यूल की ही बात कर लेता हूं। पेज नंबर 235 पेज नंबर है। 235 तो इस चैप्टर का है। ओवरऑल मैं एनपीओ की बात कर रहा हूं आप लोगों से। ये देखिए पेज नंबर आपका दिया हुआ है 250 पे। देखो, यहीं से बात करते हुए चलते हैं कि मॉड्यूल की भी सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन आते ही कहां से हैं। कोई और स्टडी मटेरियल प्रेफर ही नहीं करना आपको। आपको आपके मॉड्यूल की एक एक लाइन ढंग से पढ़नी है। ध्यान रखना, किसी और मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं है, कहीं से भी एमसीक्यू उठ के आ सकता है। कंसेप्ट ऑफ एनपीओ: there are certain organizations that are not established for making profit but provide some services. These services are generally given to members who make some subscription to avail them. They are also called the non-trading entities. एग्जाम्पल क्या क्या है? ज्ञान खाना मतलब एक तरीके से जिम खाना मतलब स्पोर्ट्स क्लब, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरी, कल्चर क्लब और लायंस क्लब, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और चैरिटेबल ट्रस्ट। जो ये ऑर्गेनाइजेशन होते हैं
इन सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इनके फीचर्स क्या क्या होते हैं, ये क्या कैसे बनते हैं? लार्ज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग मेंबर्स आते हैं, उनके बिहाफ पे इनको बनाया जाता है। दीज आर, जितने भी इनके अंदर लोग आते हैं जो इनके अंदर क्या देते हैं, सब्सक्रिप्शन, एनुअल चार्जेस देते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? मेंबर्स। इनकी एक्टिविटी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को सेलेक्ट करने के बाद रन करते हैं, और इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम मैंने आपको बताया क्या होती है? सब्सक्रिप्शन होती है, डोनेशन होती है। ठीक है, ये इनके थे मेन चार्जेस। अगर मैं इनकी अकाउंटिंग की बारे में बात करूं, तो इन्होंने भी बताया कि इनकी अकाउंटिंग के अंदर कितने अकाउंट बनाए जाते हैं उनके बारे में। लेकिन मैंने आपको एक चीज बोली कि ये कुछ बुक्स मेंटेन करते हैं, साथ में कुछ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो कुछ बुक्स होती हैं, कुछ अकाउंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहले इनके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। अगर मैं बात करूं बुक्स ऑफ एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी बुक्स बनाता है, तो सबसे पहली बुक है कैश बुक। अब इसके बारे में सुनना। इन दिस बुक they record daily stock sold or buy, donation received, members charge received, खत्म बात। दूसरा ये जो बुक्स बनाते हैं, दूसरी जो ये बुक बनाते हैं उसका नाम होता है स्टॉक रजिस्टर। In this they keep the records of stock, और एक लास्ट, members register। In this all the details which are related to the members, their name, address, subscription charges, एक्सेट्रा। खेल खत्म। ये तीन तरीके की बुक कौन बनाते हैं? एनजीओस बनाते हैं। बात क्लियर? सभी को ओके? व्हाट?
ये अकाउंट्स के अंदर जाएंगे। ओके, तो बेटा आज इतना ही रखेंगे, कल करेंगे कंटिन्यू। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।